हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, यानी कि आपके किसी भी सीटेट या टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उससे भी ज़रूरी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो है हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना। और ये जो है हमारी 15th क्लास है और सीटेट या बात करें सीडीपी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से समझेंगे, आराम से समझ के धीरे धीरे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना। उससे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि ये जो जेंडर, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सब किस लिए हमारे इस टॉपिक में आया, क्योंकि एक वर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सब समान है, सबको एक जैसा, अब समान जो है एक तरीके का सबके साथ व्यवहार करें। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा है, हमारे पहले से जो एक रीत या कहे रिवाज चली आ रही थी कि किसी को कम आंकना या किसी को ज्यादा, इस तरीके की जो भी बायसनेस जो थी या हम कहें डिस्क्रिमिनेशन जो था, इस सबको तोड़कर हम अपने टीचिंग को कैसे एक एनहेंस कर पाए, कैसे उसको एक अलग लेवल पे ले जा पाए। तो इसी के लिए हमको ये जो है टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स आर नॉट बायोलॉजिकली फिक्स्ड बट सोशली कंस्ट्रक्टेड। आपने जैसे ये हमारा जो टॉपिक था उसी से आप समझ गए होंगे कि जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब कि जो जेंडर है वो आपकी सामाजिक संरचना है, या हम कहें कि जो लिंग है वो सामाजिक संरचना है। उसी को इन्होंने कहा है कि पुरुष और स्त्री भूमिकाएं जैविक रूप से तय नहीं है, मतलब कि पुरुष और स्त्री की जो हम लोग रोल जो प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि मैं जो हूँ पुरुष हूँ, एक और कोई जो है वो स्त्री है, वो अलग अलग हम लोग अपने रोल्स जो हैं लाइफ में प्ले करते हैं या एक भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है कोई आपका जैविक रूप से तय नहीं है, ये क्या है, एक सामाजिक रूप से निर्मित है। मतलब कि समाज से आपने सीखा है, आपके जो कहें कि फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने आपको बताया कि आप पुरुष हैं तो आप इस तरीके से बिहेव करें, आप लेडीज हैं या स्त्री हैं तो आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे, या आपका ये आचरण होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका जैविक रूप बायोलॉजिकली फिक्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल आपको नहीं मिला, ये आपने अपना कहें कि बायोलॉजिकली इनहेरिट नहीं किया है, बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है या कहें सामाजिक रूप से निर्मित है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो जेंडर है वो क्या है। आप याद रखिएगा, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, सामाजिक संरचना है। आगे अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा सेक्स एंड जेंडर। दोनों ही जो हैं, हम हिंदी में दोनों को ही लिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो सेक्स है इनमें डिफरेंस क्या है सेक्स और आपके जेंडर में। तो सेक्स क्या है, ये बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट है, ये आपको बायोलॉजिकल मिला है, या हम कहें आपको जैविक रूप से जो है मिला है। तो इसी को क्या कहा गया, जैविक संरचना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, जेंडर। जेंडर क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि सोशली आपने कंस्ट्रक्ट किया, अपने समाज से जो है आपको ये चीज दी गई कि आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आपको इस तरीके से बिहेव करना है। ये तो ये क्या है, सामाजिक संरचना हो गई। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि सेक्स जो है ये आपको बायोलॉजिकली जो है मिला है, वहीं अगर जेंडर की बात करें, ये आपको समाज ने आपको दिया है, या हम कहें समाज ने आपको सिखाया है कि आप पुरुष हैं और आप एक महिला हैं, तो आपको कैसे समाज के साथ रहना है या कैसे आपको समाज के साथ चलना है। तो नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें, फिर आता है हमारा जेंडर रोल्स, यानी कि लिंग भूमिका, या आप इसको लैंगिक भूमिका भी कह सकते हैं। तो क्या है ये जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स रेफर्स टू द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैन एंड वुमेन। मतलब कि जेंडर रोल्स क्या है, आपका रोल, आपकी भूमिका, आपके क्या दायित्व हैं अपने समाज में या अपनी फैमिलीज में, तो ऑफ मैन एंड वुमेन दैट आर क्रिएटेड इन आवर फैमिलीज, सोसाइटीज एंड आवर कल्चर्स। मतलब कि जो कि कहां बने हैं, ये आपके फैमिली में बने हैं, ये आपको सोसाइटी से आपको मिले हैं, या हम कहें हमारी संस्कृति यानी कि कल्चर से हमको मिला है। क्या ये जेंडर रोल्स
क्या इसका मतलब क्या हुआ? अब आपकी जो लिंग भूमिका का मतलब समझे कि आप पुरुष हैं, ठीक है, आपको इस तरीके से व्यवहार करना है, आप स्ट्रांग हैं, आप जो है बिल्कुल रो नहीं सकते। वहीं अगर एक लेडीज को देखें या महिला को देखें, उसके लिए भी कुछ जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी ने, हमारी फैमिली ने जो है एक सेट कर रखा है कि आप लड़की हैं तो आपको इस तरीके से एकदम मतलब शांत स्वभाव होना चाहिए, आपका सॉफ्ट नेचर होना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें कहां से मिली? ये हमें सबसे पहले हम बोले तो सबसे पहले जो हमारा सोशलाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो हमारी फैमिली से होता है। ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली में होता है। तो यहां से सबसे पहले हमें बताया गया कि आप लड़के हैं, आपको इस तरीके से जो है रहना है, वहीं अगर लड़की है तो उसको उस तरीके से बताया गया। नेक्स्ट इसी में सोसाइटी और कल्चर, यहां से भी हमें जो है बहुत कुछ कहा गया कि आपको कैसे रहना है, कि क्या समाज में करना है, कैसे जो है उठना बैठना है। ये सारी चीजें हमें कहां से, ये जो जेंडर रोल्स जो हैं या हम कहें लिंग भूमिका जो है, ये हमें इन्हीं 3 चीजों से बोले तो मिली हैं। और अगर हम बात करें, इट मीन्स दैट हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस एंड कंडक्ट अवर सेल्फ बेस्ड अपॉन अवर असाइंड सेक्स। मतलब कि असाइंड सेक्स का यहां पर मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको सेक्स जो आपको दे दिया गया कि आप एक पुरुष हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से कैसे आपको एक्ट करना है, कैसे आपको समाज में रहना है, कैसे आपको बातचीत करनी है, कैसे आपको ड्रेस रहना है और कैसे आपको अपना कंडक्ट या अपना कहें कि व्यवहार कैसा रखना है समाज में। तो जैसे कि अगर कोई लड़का है तो उसको जो है बताया गया कि आप इमोशनली जो है बिल्कुल भी आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, मतलब आप जो है रो नहीं सकते, ठीक है। वहीं अगर लड़की है तो वो एक सॉफ्ट नेचर गर्ल उसे कहा गया है ना, कि वो जो है सॉफ्ट है, वो रो सकती है, लेकिन आप लड़के होके आप नहीं रो सकते। वहीं बोलने के लिए लड़की जो है हमेशा धीरे से बोले, लड़का भले ही चिल्लाए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो एक लड़का है, वो कर सकता है। ऐसा मतलब हमको क्या है, ये जेंडर रोल्स मिले हैं, ये हमको क्या है, लिंग भूमिका है, ठीक है। तो ये निर्धारित की गई हमारे समाज, हमारी फैमिली और हमारे कल्चर में, ठीक है। असाइंड सेक्स, मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमें सेक्स दे दिया गया कि आप पुरुष है तो आपको ऐसे एक्ट करना है, आप महिला है तो आपको ऐसे एक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, आपको ड्रेस जो है आपको कैसे रहना है, आप लड़के हैं तो आपको इस तरीके की ड्रेस पहननी है, ठीक है, आप लड़की हैं तो आपको सूट एंड ऑल ये सारी चीजें पहननी है, साड़ी में रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको कहां से मिली, ये आपको जेंडर रोल्स, लिंग भूमिका जो आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने समाज, अपनी फैमिली, अपने कल्चर से मिला है। नेक्स्ट अब अगर हम इसमें बात करें, फिर आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जेंडर रोल्स। क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे लैंगिक भूमिका को या कहें लिंग भूमिका को? तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है हमारी फैमिली, यानी कि हमारा परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो जो हैं सबसे पहली जो कहें ना प्राइमरी सोशलाइजेशन वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये जो है सबसे पहला कारक है जो कहें कि प्रभावित करेगा आपके जेंडर रोल को, या कहें कि यही जो सबसे पहले जो है आप सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीडिया। मीडिया कैसे, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका टेलीविजन हो गया। आप देखते हैं कि कोई टेलीविजन पे अगर कोई ऐड आ रहा है, अगर वो प्रेशर कुकर का है तो उसमें ज्यादातर आपने यही देखा होगा कि एक लेडीज ही उसको उसमें एक्ट कर रही होगी, है ना। वहीं अगर हम देखें कि कोई मान लीजिए कि कोई वॉशिंग, जैसे निरमा का ऐड आता है, निरमा पाउडर, जिसमें जो है आपके कपड़े धोने वाले जो साबुन का, तो उसमें भी ज्यादातर क्या होगा, लेडीज ही जो है एक्ट कर रही होगी, उसमें जेंट्स नहीं होते हैं। तो ये जो है मीडिया भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करती है आपके जेंडर रोल्स को। वहीं आपकी बात करें सोसाइटी, सोसाइटी से भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि आपको समाज के साथ कैसे रहना है, आप लड़की हैं तो आप जो है इस तरीके से रहिए, मतलब बहुत सारे जो हैं कहें कि एक बायसनेस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो 3 जो कहें कि फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जेंडर रोल्स को। और अगर हम बात करें, फिर एक टर्म आता है जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका अगर हम बात करें तो लैंगिक रूढ़िबद्धता। क्या है ये? A stereotype is an over generalized belief about a particular category of people। मतलब कि एक जनरलाइज्ड एक बिलीफ है, मतलब कि लोगों ने ये अपनी धारणा बना ली है कि
आप अगर लड़के हैं तो आपको जो है इस तरीके से एक्ट करना है, आप लड़के हैं तो आप जो है मैथ्स में जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, या हम कहें आप लड़के हैं तो आप जो है साइंस स्ट्रीम लेंगे, आर्ट्स में नहीं ले सकते, ऐसा बहुत जगह हमने देखा है। और वहीं लड़की है तो आप आर्ट्स ले लीजिए, ठीक है, वो साइंस नहीं ले सकती। तो ये क्या है, ये जनरलाइज्ड बिलीफ है जो कि किसने बना रखे हैं, हमारी सोसाइटी ने, या कहें कि पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल, या हम कहें कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या किसी बॉय या गर्ल के लिए ये जो है धारणाएं बनी हुई हैं कि आपको इसी तरीके से रहना है। यही क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। मतलब कि आप एक जो है पहले से ही अपनी एक धारणा बना लें कि आपको जो लड़का है वो ऐसे रहेगा, जो लड़की है वो ऐसे रहेगी, है ना। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप हो गया। अब इसमें क्या है, 4 बेसिक काइंड्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। 4 जो बेसिक स्टीरियोटाइप्स हैं या कहें रूढ़िबद्धता हैं, क्या क्या है। सबसे पहला है पर्सनैलिटी ट्रेट, यानी कि आपका व्यक्तिगत गुण। अब इसकी बात करें, व्यक्तिगत पर्सनैलिटी ट्रेट या व्यक्तिगत गुण की बात करें तो क्या है ये, आपकी पर्सनैलिटी। अगर आप लड़के हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल जो है अपना, आप जो है कहें कि हर तरीके से स्ट्रांग आप दिखने चाहिए, है ना। आप बिल्कुल भी इमोशनली वीक नहीं हो सकते। वहीं अगर देखें कि लड़कियों के लिए उन्हें जो है इमोशनली बहुत वीक बताया जाता है। नेक्स्ट अगर हम करें बात तो ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका व्यवसाय। व्यवसाय में क्या, व्यवसाय, अब लड़की है तो वो एक टीचर ही बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लड़की है, उसको जो है एक सेफ साइड जो जॉब है वही करनी है। वहीं अगर लड़का है तो वो आर्मी में जाए, है ना। इस तरीके के क्या बना रखे हैं हम लोगों ने, जेंडर रोल्स बना रखे हैं, पहले से ही एक लैंगिक भूमिका निर्धारण कर रखी है। वहीं आप बात करें, नेक्स्ट है डोमेस्टिक बिहेवियर्स, मतलब कि आपके घरेलू जो व्यवहार हैं उनमें क्या कि लड़का है तो वो जो है घर के बाहर के सारे काम करेगा, ठीक है, और जो लड़की है वो सिर्फ घर के काम करेगी। ये क्या है, ये डोमेस्टिक बिहेवियर्स जो है कहां से मिले हमें, ये हमारे समाज ने, हमारी फैमिली ने हमें सिखाए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर करें फिजिकल अपीयरेंस की, मतलब कि आप फिजिकल कैसे रहेंगे, कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, ठीक है, कैसे आपको रहना है, कैसे अगर कोई आया तो उससे कैसे बात करनी है। ये चीज अच्छी है, कैसे बात करनी ठीक है, लेकिन वहीं आप मतलब ये कहें कि बायसनेस ना रखें, डिस्क्रिमिनेट ना करें कि आप लड़की हैं तो बिल्कुल आप एकदम शांत स्वभाव की होंगी, और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये जो थे आपके 4 बेसिक काइंड्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स की हमने बात कर ली। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे जो है जेंडर स्टीरियोटाइप, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये क्या है, इसमें अब 2 चीजें आ जाती हैं। एक आता है आपका जेंडर बायस, या हम इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। वहीं एक आता है जेंडर प्रीजुडिस, ठीक है, कि जेंडर बायस का मतलब क्या है, लैंगिक भेदभाव। अब वहीं अगर इस बायस की बात करें तो इसका मतलब होता है झुका हुआ, मतलब एक साइड झुका हुआ, है ना, किसी भी तरफ एक साइड अगर आप झुके होंगे कि किसी भी या आप किसी मेल की तरफ झुके, पूरी तरह से झुके हो, या आप किसी फीमेल की तरफ पूरी तरह से झुके हो, मतलब उसी के लिए आप ज्यादा जो है अपनी जो आपकी धारणा बनी हुई है कि जो मेल है उन्हीं के लिए जो है ज्यादा करना है, या फीमेल है तो उसी के लिए ज्यादा करना है। तो एक तरफ का जो झुकाव है आपका, वो आपका जेंडर बायस में आ गया, या कहें लैंगिक भेदभाव इसे कहते हैं। वहीं जेंडर प्रीजुडिस की अगर बात करें तो ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। समझते हैं क्या है, तो जेंडर बायस इज अ बिहेवियर दैट शोज फेवरेटिज्म, मतलब कि टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अनदर, मतलब कि आप फेवरेटिज्म, यानी कि एक तरफ आप जो है ज्यादा फेवरेटिज्म अपना दिखाएं, ज्यादा जो है आप अपनी पसंद जो है एक तरफ रखें, बाकी दूसरी तरफ आप बिल्कुल भी उसे कहें कि इग्नोर कर दें, या उसकी तरफ बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। तो यही जो आपका फेवरेटिज्म है एक जेंडर के प्रति, या किसी एक कैटेगरी ऑफ पीपल के प्रति, या ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति, तो ये आपका क्या हो गया, जेंडर बायस हो गया। मतलब कि आपके व्यवहार में ये है कि आप एक तरफ अपना फेवरेटिज्म या एक तरफ अपना जो है पसंद जो है आप शो करें। वहीं अगर जेंडर प्रीजुडिस की बात करें तो इसमें जो वर्ड है प्री एंड जूड, ये प्री और जूड जो है 2 चीजों से मिलकर बना है प्री जजिंग। मतलब इसका ये है कि आप पहले से ही जज कर लें, ठीक है, किसी को भी, अब बिना किसी कहें कि बिना किसी साक्ष्य के या किसी सबूत के आप पहले से ही उसे जज कर लें कि ये ऐसा है और ये ऐसा होगा।
तो इसका क्या है, जेंडर प्रीजुडिस रेफर्स टू प्रीजजिंग समथिंग एज सुपीरियर और इंफीरियर बिफोर लुकिंग एट एविडेंस। मतलब कि आप पहले से ही ये प्री जज कर लें कि ये ऐसा है तो ये सुपीरियर है, ये है तो ये इंफीरियर है, मतलब पहले से ही आपने ये धारणा बना रखी है। तो ये आपका आ गया किसमें, जेंडर प्रीजुडिस में। तो नेक्स्ट अगर अब हम बात करें, फिर एक हमारा टर्म आता है जेंडर आइडेंटिटी, या हम कहें लैंगिक पहचान। क्या है ये जेंडर आइडेंटिटी या कहें लैंगिक पहचान? तो समवन्स इनर सेंस ऑफ देयर जेंडर, मतलब कि अपने जेंडर को जब आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये मेरा जेंडर है, एक समय के बाद जो इंसान होता है उसे समझ में आ जाता है कि हाँ मैं जो हूं पुरुष हूं, मैं महिला हूं। तो यही जो सेंस है आपका, इनर सेंस जो है, यही क्या है आपके जेंडर के प्रति सॉरी, यही क्या है आपका जेंडर आइडेंटिटी या कहें लैंगिक पहचान है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसमें जो है द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ व्यूइंग वन सेल्फ एज अ गर्ल और अ बॉय एंड लेटर एज अ मैन और वुमेन। मतलब कि साइकोलॉजिकली कहें कि एक साइकोलॉजिकल तौर पे आपको ये समझ में आ जाता है एक समय के बाद, या आप अपने आप को एक तरीके से देखने लगते हैं कैसे कि मैं एक लड़का हूं, लड़की हूं, या एक मैं लड़का हूं। फिर बाद में आपको ये पता लगता है कि हाँ मैं जो हूं एक आदमी हूं और मैं एक औरत हूं। तो ये जो आपको जब ये धारणा को समझ में आ जाए कि ये पता लग जाए कि हाँ ये जो है मेरा जेंडर जो है, ये आपको समझ में आ जाए, किससे, समाज ने आपको जब बताया उससे आपने ये सीख लिया कि हाँ ये जो है हमारे लिए पहले से एक जेंडर रोल दिया गया है। तो ये जो आपको चीज समझ में आ जाए, यही आपकी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी कहें या लैंगिक पहचान। तो ये आपका हो गया जेंडर आइडेंटिटी। अब अगर हम बात करें इसी में, तो कुछ एजुकेशनल इंप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमको समझना, और हमें अपने टीचिंग प्रोसेस में इनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है टीचर शुड यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। समझिएगा, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यानी कि जो भी शिक्षक है उसको अपनी, जब वो पढ़ा रहा हो, जब वो एक टीचिंग प्रोसेस में हो, तो क्या है उसे न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। मतलब कि जो क्लास में तो आप सभी एक साथ बैठे हुए हैं, तो सबके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी बात को रखें, किसी को भी ये भेदभाव ना पता लगे कि आप किसी एक तरफ बायस हैं या किसी एक तरफ झुके हुए हैं। जैसे कि आप कैमरा मैन जो वर्ड है उसको ना यूज करके आप कैमरा पर्सन का यूज कर सकते हैं, जो कि एक न्यूट्रल वर्ड हो गया। दोनों में, कैमरा पर्सन में चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों ही आ गए। वहीं अगर आप कैमरा मैन जो वर्ड है उसका यूज करेंगे तो सीधी सी बात है आप एक तरफ झुके हुए बायस्ड जो है वहां पर दिखेंगे। तो ऐसा क्लास में नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें, टीचर शुड रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज एंड मेक यूज ऑफ दीज ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि इसमें एक वर्ड आया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो जो शिक्षक है उसको ये ध्यान में रखकर, एक जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखकर कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, इस चीज को ध्यान में रखकर मेक यूज ऑफ दिस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि इस चीजों का ध्यान रखकर उन्हें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जो है आप कहें कि उसी के जो तरफ जो है अपना टीचिंग प्रोसेस रखना चाहिए, उसी हिसाब से रखना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी, किसी भी लड़का या किसी लड़की को ये ना लगे कि आप एक तरफ बायस्ड हैं या आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, इसी में जो है, और अगर हम समझें, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर जो है हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करना चाहिए। तो इसी में अगर हम एक और बात समझें तो एक टर्म आता है, एक टर्म आपका आ जाता है, चलिए इधर मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर आपने नोट ना किया हो तो वीडियो बैक कर आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। इसी में एक टर्म आता है इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी।
अब क्या डिफरेंस है इक्वालिटी एंड इक्विटी में? अब इक्वालिटी में क्या है कि आप एक लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उनके लिए समान एक जैसा अपना जो भी टीचिंग प्रोसेस है वो एक जैसा रखेंगे। वहीं अगर हम देखें इक्वालिटी, अब जैसे कि बहुत सारी जगह ये होगा कि अगर आप इक्वालिटी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, समान तरीके से चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात करें कि इक्विटी की यहां पे ज्यादा जरूरत है इक्वालिटी के साथ में। क्योंकि इक्विटी क्या है, आप यही जो समानता है, जो आप समान तरीके से जो आप अपने टीचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसको जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, इसको जब आप अपने जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको बदलेंगे, किसके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर जो आप बदलेंगे, ठीक है, बदलना, समानता को ध्यान में रखे होके जो आप बदलेंगे, जो बदलना होगा आपका किसी भी टास्क को या किसी भी चीज को, तो वो क्या होगा, आपका इक्विटी आ जाएगा। मतलब कि इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब क्लास में लड़का भी है एक लड़की भी है, अब देखा जाए तो हर चीज जो है जिस तरीके से एक जो लड़का है वो कर रहा है, तो आपको लड़की का भी उसी तरीके से ध्यान रखना है कि आप उसके अकॉर्डिंग, अब आप जो किसी लड़की से ये कह दीजिए कि एकदम ये 50 किलो या 20 किलो का ये उठा लो, तो वो नहीं उठा पाएंगी ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टास्क में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, इक्विटी में आ गया। तो जब आपने अपने जो समानता के साथ उसमें कुछ बदलाव कर किया और टास्क को सब दोनों के अकॉर्डिंग अगर चेंज कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि दोनों लोग जो है प्रॉपर अपना जो है उसमें हिस्सा ले पाएंगे और वहां पर बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर हम समझें कि जैसे कि मान लीजिए एक पार्क है, वहां पर कोई मैच चल रहा है, तो एक ये भाई साहब हैं, ठीक है, और एक ये भाई साहब हैं, ठीक है, एक और मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा और है। अब यहां पर ये इसकी एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है जहां तक इसके उधर जो है मैच हो रहा है। तो ये भाई साहब तो इनको तो दिख रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, यहां पे इक्वालिटी दिखाई और आपने सबके लिए एक समान ये बॉक्स लाकर रख दिए। अब एक समान आपने बॉक्स तो लाकर रख दिए, क्या ये जो बच्चा है इसको वहां पर दिखाई पड़ेगा? तो यहां पर इक्वालिटी तो आपने रखी, लेकिन इस बच्चे को यहां से उस तरफ जो है बाउंड्री के उस तरफ मैच नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इक्विटी का यूज करना है। यही टर्म आ गया इक्विटी, यानी कि समानता के साथ साथ आपको अपने जो टास्क है उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि यहां पर एक बॉक्स और रख दें, ताकि ये जो बच्चा है ये भी यहां पर इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, वो भी जो है उधर जो मैच हो रहा है वो उसको देख पाए। तो यहां पर क्या हुआ, इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी भी जरूरी हो गई, है ना। तो इसको आपने समझ लिया। एक टर्म और आता है यहां पर, इसको भी आप याद रखिएगा, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी, ठीक है। ये जो आपका जेंडर कॉन्स्टेंसी है, इसका मतलब ये है, सबसे पहले ये आप समझिए, ये जो टर्म था ये कोहलबर्ग ने, लॉरेंस, आप कोहलबर्ग से याद रखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी एक थ्योरी में ये टर्म दिया था। इनका ये, और ये जो है आपका स्टार्ट हो जाता है अराउंड 6 से 7 साल में, ठीक है, ये जो है 6 से 7 साल में जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें कॉन्स्टेंसी की, कॉन्स्टेंसी मतलब कि कांस्टेंट यानी कि स्थिर, और हम बात करें कि जो जेंडर है एक समय के बाद, एक एज के बाद 6 से 7 साल में ये बच्चे को समझ आ जाता है कि मेरा जो जेंडर है वो कांस्टेंट है, वो परमानेंट है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये जो आपकी जो बात जो है, अगर बच्चे के जब समझ में आ जाती है 6 से 7 साल में, ठीक है, तो यही क्या है, जेंडर कॉन्स्टेंसी है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे को समझ में एक समय के बाद आ जाती है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, कॉन्स्टेंसी, यानी कि ये आप बदल नहीं सकते, मतलब कि परमानेंट है। क्या है ये, परमानेंट है। मतलब उसको ये समझ में आ जाता है कि अगर आप अपनी ड्रेस बदल लें, आप किसी लड़की की भी ड्रेस पहन लें, तो उससे आपका जो जेंडर है वो बदल नहीं जाता, यानी कि आपका जो जेंडर है वो कांस्टेंट है,
परमानेंट है, नॉन चेंजेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो आज जो हमने पढ़ा, जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना। तो मेरे ख्याल से यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।